आमने सामने के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है ऐसे एक व्यक्तित्व जो जुझारू हैं, पर इनके बारे में एक बात और भी है कि ये शपथ पत्र देकर लड़ते हैं। स्वागत है बृहस्पति सिंह के, रामानुजगंज के विधायक कांग्रेस के। पहली बार आप विधायक बने और आमने सामने में आज आपका स्वागत है। बृहस्पति जी, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप जब राजनीति तो नहीं कहा जाएगा, पर शुरुआती दौर पर आप शपथ पत्र देते थे और उसके बाद लड़ते थे। वाकया क्या था? जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी दूसरे खेत में काम करते थे, हमारी माताजी खुद दूसरे खेत में काम करने जाती थी, और स्कूल से जब मैं आता था तो मेरे लिए जो मजदूरी करके चावल लाती थी, चावल पहले नहीं धान देते थे लोग, उसको धान ला के कूट के बनाती थी, तब हम लोग को खिलाती थी। जब सो जाते थे उठा के खिलाती थी। उस दिन से मुझे याद है कि मैंने किस गरीबी से पल के आया है। इसलिए मेरे दिल में इस बात का दर्द होता है कि अगर हमारे क्षेत्र में किसी के साथ भी मेरे जैसा हुआ, शिक्षा से भी वंचित मैंने इसलिए रहा क्योंकि मैं हमारी पढ़ाई लास्ट 8वीं तक ही पढ़ाई हुई, जहाँ तक हमारी गांव में हुई, और 8वीं पढ़ाई करने के बाद भी मैंने उसी गांव का एक बड़े साहूकार के यहाँ 90 रुपये महीना में नौकरी से अपनी ज़िंदगी का शुरुआत किया। विधायक तक तो पहुँचने का मैंने सपना ही नहीं सोचा था, मैं तो एक सरपंच तक पहुँचने का सपना नहीं सोचा था। लेकिन जब और ही किसी राजनीतिक से हम दूर दूर तक कोई संबंध रखते थे, ये गाँव के होने के नाते और हम लोग मतदाता होने के नाते वोट जब मतदाता लायक हुआ तो बड़ा आश्चर्य लगेगा सुन के कि 90 रुपये महीना में एक बनिया घर नौकरी करने वाला इंसान क्या सोच सकता है राजनीतिक ज़िंदगी में आने का, जिसके पास साइकिल हो न पैर कुछ साधन हो न कुछ भी। आश्चर्य लगता है अपनी ज़िंदगी के बारे में। जब गांव से मैं शहर के लिए जाता था मुख्यालय पे, पैदल जब आते रहता था, कोई साइकिल वाले गुजरते थे तो बोलते थे भैया मुझे भी लिफ्ट बैठा लेता था। बड़ी अपने भाग्यशाली समझते थे कि चलो अच्छा इंसान मिला जो मुझे आज बैठा बैठा के ले गया। मुझे वो भी दिन याद आता है जब मेरे क्षेत्र में बिजली नहीं हुआ करता था। उस दिन को भी मुझे याद आता है जब मैंने ये सब कहाँ से सीखे कि आप जैसे लकड़ी के अगर खिलाफ अपने अवैध कटाई करते थे और खुद ही जाके एफिडेविट देते थे? देखिए, जब हम गांव में रहते थे सबसे मुझे आश्चर्य लगा जब गांव में हमारे तेंदू पत्ते की खरीदी होती थी। हम आदिवासी लोग, पूरे गांव के लोग तेंदू पत्ता बेचने के लिए जाते थे। जब देखते थे तो हमारे गांव के सारे पढ़े लिखे बीए पास एमए पास लड़के पढ़ाई शहर में जाके हॉस्टल में रह के बाहर पढ़ के आते थे, और उनको वो भी बेचारे मेरे साथ पत्ती तोड़ने जंगल में जाते थे। और शाम के जब पत्ती बेचने जाते थे तो शहर से कोई फड़ मुंशी 10वीं पास 8वीं पास लड़के आते थे, और फॉरेस्ट वाले अधिकारी उनको फड़ मुंशी बना देते थे, और उनके पास हम लोग पत्ती बेचते थे। और वो भी उसमें कटौती करके हम लोग का पत्ती खरीदता था। तो बड़ा आक्रोश भड़का, और गांव के लड़कों ने कहा कि भैया हम लोग को कुछ करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए कि फड़ मुंशी की नियुक्ति कैसे होता है। हम सारे 2-4 लड़कों ने सलाह करके गाँव से चंदा करके, पैसे नहीं होते थे उस समय, चंदे करके हम लोग 2-2 रुपये करके चंदा किए, मुझे याद है। और हम लोगों ने डीएफओ के पास गया, जिला मुख्यालय अंबिकापुर हमारा पड़ता है, और डीएफओ से हम लोगों ने मिल के मुश्किल से उसके बात किया। तो एक तो 2 घंटे बाद 3 घंटे तक खड़ा रहना पड़ा, बहुत मुश्किल से उसके चपरासी को हाथ पर जोड़ के तब हम लोगों ने मिला। उस मैंने पूछा साहब फड़ मुंशी बनाते कैसे हैं? तब उसने एक गाइडलाइन भी दिया कि फड़ मुंशी कौन होगा, पत्ती कैसे तोड़े जाएंगे, कैसे जगह पे फड़ लगाए जाएंगे, कौन से लोग तोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि गांव के लोगों को ही चुनना, सबसे पहली प्राथमिकता वहाँ के आदिवासी हरिजनों को दिया जाना है। तो हम लोगों ने उस दिन से आके कहा कि साहब फड़ मुंशी हम बन सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, अगर आपके गाँव के लड़के पढ़े हैं तो उसको फड़ मुंशी बनेगा और मैं वहाँ के अधिकारी को बोल दूंगा। लेकिन पता नहीं उसने कहा नहीं कहा, उस समय टेलीफोन के ज़माना था नहीं, मोबाइल की ज़माने थी नहीं, चिट्ठी उनकी गई नहीं गई। हम लोगों ने जब अपने क्षेत्र के सब जगह फड़ मुंशी गाँव के लोगों को किया तो फॉरेस्ट वाले या पुलिस वाले गए और उसको जब्ती कर लिए और उस थाने में भेजने लगे। गांव वाले भड़क जाते हैं, उनको दौड़ते हैं, भगदड़ मच जाती है, पूरे पुलिस और फॉरेस्ट वालों गांव वाले घेर के बैठाते हैं, और वहां जाके हम लोग को फिर तालमेल बैठा। मैंने निवेदन किया कि इस तरह से गाँव वालों के साथ मारपीट आप लोग मत करो, क्योंकि आपके अधिकारियों ने आदेश दिया है। तब हम लोगों ने अपनी पत्ती गाँव के लड़कों को फड़ मुंशी बना के हम लोग खरीदी चालू किया है। और हमारे गाँव के लड़के को क्या ऐसी गुना है कि BA में पास होने के बाद भी इनको मौका नहीं मिलता और वो शहर से 10वीं पास लड़के को भेज देते हो। तो फिर ये बड़ी तनावपूर्ण स्थिति है। और इसके बाद हम लोगों ने, फॉरेस्ट वालों ने इससे दिन तो मान लिया। बाद में वहाँ गांव के आसपास जो हम लोगों ने घर बनाया था अपने रहने के लिए, छत जो जंगल से लकड़ी ला के हम लोग बनाते हैं, उस पर हम सारे लोगों ने, अधिकारियों ने, हमारे 1 साल पहले ऐसी घटना हुई थी कि जंगल के लकड़ी जाके लोग घर बनाए थे, वहाँ के अधिकारियों ने पैसा तो लिया लेकिन कोई रसीद नहीं दिया। तो उस बात को गाँव वालों ने बताया कि पैसे लोग ले लेते हैं, दूसरा अधिकारी आता है फिर तंग करता है। तो मैंने उस अधिकारी से कहा कि भाई ऐसा करो, आप जितना हम लोगों से पैसा जुर्माना के बतौर लिए हो उसकी आधे पैसे की रसीद काट दो, और आधी आप लोग अपनी रिश्वत के रूप में या शुल्क, सुविधा शुल्क के रूप में लेना चाहो खा लो, मुझे कोई शिकायत नहीं। अधिकारियों ने मना करने पे भी नहीं माना। इसके बाद उन्होंने, मैं बयान किया था
मुझे याद है पैदल चल के हम लोग जाते थे, 20 किलोमीटर दूर बाजार हमारा पड़ता था रामानुजगंज में। वहाँ पुलिस और फायर वालों का रेंजर वाला रेंज ऑफिसरों को पता चला कि बाजार आया है लड़का जो गांव में नेतागिरी की भर रहा है, तो ला के ले जाके उन्होंने थाने में बंद कर देता है बिना कोई केस का, बिना कोई कारण का। जब गांव वालों को पता चलता है तो पूरे गांव के लोग थाने में घेर लेते हैं, 1,500 लोग, लगभग 1,500 लोग। और फिर ये बड़ी मुश्किल से फिर इन लोगों ने मुझे डर के मारे छोड़ा या जैसा भी हो कोर्ट तक ले गया। जज ने भी बहुत डांटा कि ऐसे गांव के भोले भाले आदिवासियों को बेगुनाह आपको तो ऐसी गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। और उसी दिन से लोगों के मन में आने लगा कि अच्छा होनहार लड़का है, राजनीति में आ सकता है, गाँव की लड़ाई लड़ सकता है। और जब मैंने ऐसा करके आया तो उसी बीच में चुनाव हो जाता मेरे क्षेत्र में, तो गाँव वाले बड़े प्रसन्न होकर मुझे कहते हैं कि बहुत अच्छा लड़का लड़ता है, इसको पंच बना दो, पंचायत का वार्ड पंच बना दो। तो मुझे याद है मेरा ग्राम पंचायत चिनिया पड़ता था, वहाँ के वार्ड नंबर 11 इंदरपुर गांव है, वहाँ से मुझे पंच बनाया गया, निर्विरोध चुनकर मैंने आया और 5 साल तक पंच रहा। और इसी तरह से हम लोगों ने संघर्ष करता रहा। इसी बीच में जिला पंचायत का चुनाव हो जाता है दूसरे पंचवर्षीय में। उस क्षेत्र के सारे 15-20 पंचायत के लोगों ने मुझे 35 पंचायतें थी उस समय, 56 पंचायतें थी, 28 ग्राम पंचायत के लोगों ने निर्विरोध मुझे, सारे दलगत से उठ के मुझे निर्विरोध हो सरगुजा जिला अविभाजित सरगुजा में मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया गया। और सदस्य बनाने के बाद निर्विरोध होकर मैंने गया। दोबारा जब चुनाव होता है तो इसी तरह से हम लोगों के लगातार आंदोलन चलता रहा, उस क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। बट इससे भी बड़ी बात थी, आप एक चुनाव था जिसमें आप इकलौता मतदाता थे और आप ही को अध्यक्ष बना दिया गया। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम ऐसे एक वाकया पे बात करेंगे जहां बृहस्पति सिंह इकलौता मतदाता थे और वही अध्यक्ष बन गए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है। आमने सामने के इस अंक में हमारे साथ हैं बृहस्पति सिंह। बृहस्पति जी, आप लैंड डेवलपमेंट बैंक उसके अध्यक्ष बने, पर आप थे इकलौता मतदाता और 5 जो उसमें और थे वो सभी लोग अध्यक्ष बनना चाहते थे। था क्या वाकया? था ऐसा कि मैं जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था उसके पहले हम लोग छत्तीसगढ़ से 7 जिले होते थे, जिसमें एक तो जिला हमारा रायगढ़ डिफाल्टर था। 6 जिले से हम लोग डायरेक्टर बन के जाते थे। और मध्य प्रदेश में हम लोगों की उस समय शंकर प्रताप सिंह जी अध्यक्ष बने थे, उसके पहले राधेश्याम शर्मा जी रायपुर से अध्यक्ष हुआ करते थे। जब वहाँ भोपाल चुनाव हुई तो इसके बाद कुछ ही साल बाद हमारी राज्य की विभाजन हो गई और 6 विधायक 1 नवंबर 2000 में, तो हम लोग 6 उस बैंक के सदस्य अपना बैंक छत्तीसगढ़ में आ गए। और आने के बाद सारे संस्थाओं का चुनाव होने लगा। चूँकि निर्वाचित होकर आए थे इसलिए निर्वाचन प्रक्रिया के तहत ही चुनाव होना था। सहकारिता के माध्यम से चुनाव होने लगी तो हम सारे लोगों में से सबसे जूनियर, इंटीरियर और आदिवासी से मैं अकेले था। सबसे एक तो कम पढ़ा लिखा कहिए, निर्धन परिवार से कह लीजिए या दूरांचल जंगल पहाड़ में रहने वाले कहिए, मैं ही था। जब मीटिंग हुई, मुझे याद है टाटीबंद में हम लोग का रेस्ट हाउस था, चौबे कॉलोनी रायपुर में हम लोग की कार्यालय हुआ करता था बैंक का। जब वहाँ मीटिंग हुई तो ये हुआ कि सारे लोगों ने उम्मीदवारी अपनी शुरू कर दी। और उम्मीदवारी जब शुरू की तो करते करते 6 में से 5 लोगों ने अपनी अध्यक्ष के लिए दावेदारी किया। जब ये बातें आई, सहकारिता मंत्री का ये थे डॉक्टर प्रेम साय जी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री उस समय अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ में हुआ करते थे। तो उन्होंने बोला, विधानसभा में चल रहा था, उन्होंने कहा यहीं बुला लो, चर्चा हो जाएगी। हम लोगों ने गया, उन्होंने कहा आपस में, हमारे सीनियर नेताओं ने कहा कोई सीनियर नहीं जाएगा, जो सबसे जूनियर है वही आवेदन लेकर जाएगा, ये प्रस्ताव को वहाँ मुख्यमंत्री को अवगत कराएगा मंत्री जी के साथ। जब मैंने जाके मुख्यमंत्री उस समय अजीत जोगी जी थे, उनको अवगत कराया कि 6 लोग हैं, 6 में से सिर्फ मैं अकेले मतदाता हूँ, ये सारे लोगों ने तय किया है, जो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे वही होगा। चूँकि मैं बहुत दूर का हूँ और मुझे 1 सप्ताह पहले सूचना चाहिए किसको वोट डालना है, मुझे उस दिन बता दीजिएगा, नहीं तो आप ही बोलोगे कि सरगुजा का आदिवासी आदमी ये गलत सलत कर देता है, पार्टी का अनुशासन में नहीं समझता है, इसलिए मुझे बता देना किसको वोट देना और कब देना है और कब मुझे रायपुर आना है। मुझे आने के लिए भी मेरे घर में ना तो टेलीफोन है, ना बसें जाती है, मुझे पैदल वहाँ से 20 किलोमीटर नदी पार होकर आना होगा और वहाँ से बस पकड़ के 450 किलोमीटर रायपुर आना होगा। इसलिए मुझे पहले ही सूचना दे दिया जाएगा और मुझे बता दिया जाएगा कि इसको वोट देना है, ताकि हम आपके आदेश का पालन कर सकें, पार्टी के कांग्रेस का कर सकें। तो उन्होंने पूछा मुझे, क्या तुम अध्यक्ष बनना चाहोगे? अजीत जोगी ने पूछा। अजीत जोगी ने कहा, मुझे विधानसभा के हॉल में मुझे याद है, उनके चैम्बर में उन्होंने बैठा था। सीतापुर के उसमें प्रोफेसर गोपाल राम विधायक हुआ करते थे, डॉक्टर प्रेम साय जी थे
उस समय गृह मंत्री नंद कुमार पटेल जी हुआ करते थे, आज नहीं रहे बेचारे, बहुत अच्छे थे। रविंद्र चौबे जी हुआ करते थे। इन लोगों के सामने अकबर भाई हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री जी का भी काम देखते थे। सब लोगों के सामने बात होने लगी। उन्होंने कहा क्या बृहस्पति आप अध्यक्ष बनोगे? मैंने कहा भाई मैंने तो कभी जिले का राजनीति किया नहीं, प्रदेश की राजनीति इकट्ठे कैसे जानूंगा, मुझे तो कोई ABCD जानकारी है नहीं, न ही कोई बैंकिंग, हम कॉमर्स पढ़े हैं, न बैंकिंग बारे में जानते हैं। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा कि क्या तुम बनोगे? मैं कहा क्यों सपना मुझे दिखा रहे हो, ज़िंदगी में कभी मौका मिला है नहीं कभी मिलेगा। मीटिंग के बाद सारे लोगों में सहमति नहीं बनी, तो 5 के 5 उम्मीदवार हो गए। तो डॉक्टर प्रेम साय जी ने मुख्यमंत्री जी से गुजरात फ़ोन करके पूछा कि ऐसी ऐसी स्थिति बन रही, क्या करें? तो अजीत जोगी ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति है तो 5 के 5 अगर उम्मीदवार हैं और एक ही मतदाता है तो उस मतदाता को अध्यक्ष बना दिया जाए और बाकी 5 लोगों को ये बोला जाए कि सब मिलकर चलाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन पे डॉक्टर प्रेम साय जी को बताया और तब मुझे डॉक्टर प्रेम साय जी ने आके अपनी बात बताया और सारे लोगों ने फिर सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्होंने मुझे बधाई दी और कहा कि हम सब लोग मिलकर इनको अध्यक्ष बनाते हैं और सब मिलकर हम चलाएं। 3 साल तक आप? और 3 साल हमने राज्य भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष रहा। बंटवारे में छत्तीसगढ़ को नहीं बंटवारा हो पा रहा था, तो मुख्यमंत्री जी ने सभी निगमों सभी हम लोगों को आदेशित किया कि अगर बंटवारे में नहीं मिल पा रहा है तो जो आपके छत्तीसगढ़ में जो वसूली होता है, रिकवरी होता है, अलग से आप स्ट्रक्चर खड़ा करें, नाबार्ड से अपनी वो बनाए, गवर्नमेंट गारंटी ले जाए। और फिर से हम लोगों ने नए सूरे से यहाँ से बैंक का हम लोगों ने संचालन शुरू किया और बहुत अच्छी चली। आप देखे होंगे जब हम लोग थे 2003 के पहले, तो हम लोगों ने साल में हर बार मेला कृषि ऋण बांटते थे। इससे एक बात और भी है कि आप जब चुनाव लड़े 2003 में जी, तो टिकट नहीं मिली आपको मुझे कांग्रेस की तरफ से। जी, और साथ में TS सिंहदेव और अजीत जोगी दोनों गए थे आपके खिलाफ प्रचार करने। वो वाकया बात करेंगे, पर समय हो गया एक छोटा सा ब्रेक का, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आमने सामने के इस अंक में। हमारे साथ है बृहस्पति सिंह, कांग्रेस के पहली बार के विधायक पर जुझारू नेता। बृहस्पति जी, 2003 को आपको टिकट नहीं मिला, भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष थे, और जब आप वहां पे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, अजीत जोगी और TS सिंहदेव दोनों एक ही हेलीकॉप्टर में गए थे आपके खिलाफ प्रचार करने। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये कभी कभी बड़े चुनौती समय आ जाता है। मैंने 3 साल तक तो कांग्रेस के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में काम किया, सहकारिता के माध्यम से बैंक के अध्यक्ष के रूप में। लेकिन जब ये भी बात है, मुझे प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री से जवाबदारी दी जाती थी किन सीटों में कैसी स्थिति है, उसकी रिपोर्टिंग करो, ऐसा करो वैसा करो, सारी बातें आती रही। जब मुझे याद है कि जब मुझे अंतिम चुनाव के पहले मुख्यमंत्री निवास में मीटिंग हुई थी, तो मुझे जब पूछा गया, मुख्यमंत्री जी साथ में ले जाते थे, हर जगह लेके मुझे जाते थे, जब जो रिपोर्टिंग आई चौंकाने वाली थी, तो मैंने कहा कि कई मंत्री आपके चुनाव हार रहे हैं और 5-10 से 20 सीटों से सरकार बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और पता चला मुझे ही अंतिम में टिकट नहीं दिए। तब भी मैंने दिल्ली छत्तीसगढ़ भवन में ये कह के निवेदन किया था कि मुझे टिकट नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं है, हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, इसलिए हमें स्वतंत्र चुनाव लड़ने दीजिए। आपको जो जानकारी गलत है, मैं विधायक बन के आ जाऊँगा तो आपकी ही सरकार बनेगी, आपका ही समर्थन करूँगा, कांग्रेस की सरकार। आप ऐसे उम्मीद कैसे कर ले कि आपके विरोध में कांग्रेस प्रत्याशी ना दे? लेकिन नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा करने का मतलब यही होता है। मैंने ये कहा था कि अगर आप उम्मीदवार दे देते हैं दे दीजिए, लेकिन कोई भी नेता मेरे खिलाफ प्रचार करने मत जाएं, मुझे जीत के आ जाने दो, मैं चुनाव जीत के आ जाऊंगा। बाद में संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन हम 5-6 हजार वोटों से भाजपा के उम्मीदवार से हारे और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। बाद में 2003 की बात है, 2008 में भी 2008 में रामविचार नेताम जी हमारे गृह मंत्री राज्य के थे और बहुत बाहुबली, बहुत शक्तिशाली। आप सुने होंगे लगभग 5,000 करोड़ की संपत्ति उनके पास आज भी है एज ए मंत्री, क्योंकि हमारे पास डिटेल्स हैं। आपको आप लोगों को 5,000 करोड़ का संपत्ति बहुत होता है। जी, मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ, अगर आप अनुमति दे तो मैं आपको गिनवा देता हूँ जगहों का। बात कर लेंगे, पर वैसे भी बताया जाता है कि आपके बहुत अच्छे संबंध भी हैं। देखिए, हम किसी का भी विरोध नहीं करते,
मेरा आदत है कि जो मेरा विरोध करता है उसका जवाब जरूर देता हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं अपने राजनीतिक ज़िंदगी में। मैं ये मान के चलता हूं आज हमारे अच्छे बड़े दुश्मन हो सकते हैं, कल बड़े अच्छे दोस्त हो सकते हैं। हम अस्थायी दुश्मन किसी को नहीं मानते, न ही अस्थायी दोस्त मानते हैं राजनीति में। हम समय के अनुकूल ये मानते हैं, हमारा अपना धर्म मानते हैं कि जिन जनता ने मुझे 3 लाख लोगों ने चुनकर यहाँ भेजा है उसकी आवाज़ बनकर हम आए हैं। हमारे क्षेत्र के जो नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, क्षण ऐसा भी आपके जिंदगी में आया था, वैसे आपने सदन में भी कहा कि उस 1 घंटे का अगर बात करें आपकी जिंदगी का सबसे कठिन था, जब माओवादियों ने अगर छत्तीसगढ़ में किसी की राजनीतिक अपहरण की अगर बात थी तो शायद सबसे पहले आप ही से हुआ था। और वो वाकया क्या था और कब की बात है? ये मुझे जब हम अपने गांव में रहते थे, ये नवंबर 1999 की घटना है। जब मैं अपने गांव में था, घर पे सो रहा था अपने बच्चे परिवार के साथ, उसके एक दिन पहले 9 से 8 साढ़े 8 बजे रात में पड़ोस का एक लड़का आता है कि हमारे पत्नी का डिलीवरी होना है, और वहाँ कोई संसाधन नहीं, मेरे पास कमांडर गाड़ी था। तो उन्होंने कहा कि अंकल किसी भी हालत में हॉस्पिटल तक पहुँचा दीजिए, नहीं तो हमारी पत्नी का पहली डिलीवरी है, नहीं बच सकेगी। तो मैंने खुद, मुझे याद है, गाड़ी चला के अंबिकापुर जिला अस्पताल लेके आया था, और उसका अच्छा बेटा हुआ, बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुआ। आज भी है वो लड़का, हमारे कार्यकर्ता ही है, मोहल्ले का है वो। उसी का जस्ट दूसरे दिन सेम उसी टाइम पे और उसी लहजे में एक लड़के ने अंकल अंकल करके, चाचा चाचा करके, गांव में काका बोलते हैं, काका काका खोलिए, मैं, हम लोग बड़े परेशान हैं, घर में बीमार हैं करके। तो मैंने खोला दरवाज़ा। अब बोला, मैं कहा क्या है बाबू, किसके लड़के हो, क्या परेशानी हो गया? तो उन्होंने तुरंत मुझे बोला कि मैं कमांडर हूँ, एरिया कमांडर हूँ। और तब तक 4 बाएं तरफ से 4 दाएं तरफ से गन बंदूक सटा दिए, और मेरे गर्दन में जो गमछा था, साल ऐसा मैंने ठंड का दिन से मोफलर बांधा था, उसी मोफलर से मेरे को पीछे हाथ करके बांध दिया गया। और उन्होंने कहा कि अपनी आप गन दे दो। मैंने कहा भैया गन तो रखा हुआ है, गन का कोई उपयोग तो यहाँ होता नहीं, हम लोग रखे हुए हैं, है ना। इसके बाद फिर उन्होंने कहा काटी दे दो। काटी मैं समझ नहीं थी था, हमारे यहाँ कारतूस बोलते हैं। तो मैंने कहा जो भी है 10-20 है वहीं पे रखा हुआ है, निकाल लो। फिर लोगों ने गया, वहाँ से लाने के बाद बहुत टार्चर करने लगा कि आपने रिवॉल्वर भी आप रखा है। मैंने कहा मेरे पास कोई रिवॉल्वर नहीं है, आप लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा कीमत है, तो मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं ख़रीद पाऊँगा, इसलिए मैंने वापस ले लिया आवेदन। फिर उन्होंने पूरे अनाज पूरा जो कोठे में रखा था पूरा खोल के लोगों ने चेक किया, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने मुझे हाथ बांध के और चारों तरफ से गन सटाए हुए घर के लोगों को ताला बंद कर दिया गया, और बंद बाहर से बंद कर दिए, और मुझे घर के पास जंगल में ले गए। वो लोगों ने, अब ईश्वर के अलावा और कोई उस समय तो कुछ भी दिखता नहीं है, यही लगता था कि अपनी ज़िंदगी का मनन करते थे, मेरे से कहाँ चूक हुई, मैंने कौन सा ऐसा गलत किया जो आज है हमारी ऐसी स्थिति हो गई, ऐसे लोग मेरे ऐसा। जंगल के लेके आने के बाद चारों तरफ से गन से ऐसा लगाए रहते थे, बार बार कॉक करते थे गन को, और ईश्वर का नाम यही लेता था कि कुछ ही पल में अब मेरी ज़िंदगी बची है। मैंने तो आते के साथ ये भी पूछा कि भाई क्या मेरे से गलती हो गई, बता दो अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई तो। उन्होंने कहा आपके गांव तरफ से 4 लड़के मेरे नक्सली में काम करने के लिए गहमनो ले गया था, जो हमारे बॉर्डर है, बोले हम लोगों ने उस पार ले गया था, मेरे सेंटर पे काम कर रहे थे, और वहाँ आप गांव वालों के कहने में और 3-4 लड़कों को भेजकर उनको फिर वापस बुला लिया पटाके। आपके ऊपर आरोप ये है कि हमारे यहाँ नक्सली जो मूवमेंट है उसको बढ़ने में आप रोक रहे हैं, और गाँव के लड़कों को जोड़ने से नक्सली में रोक रहे हैं, इसलिए ऊपर आपके आरोप है। इसलिए अगर आप यहाँ रहेंगे तो किसी भी कीमत में हम लोग नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि आप लगातार घूमते हो, गांव के लोग आपको मानते हैं, और आपके अलावा ही और पूरे गांव के लोग मानते हैं, तो आपको हम लोग नहीं छोड़ सकते। मैं बोला आप जो भी आदेश करोगे कर लो भाई, मैं क्या कर सकता। मैं एक धर्म हमारा ये बनता है कि हमारे क्षेत्र के अगर पढ़े लिखे लड़के नौजवान मुख्यधारा से विमुख हो रहे हैं तो हम गाँव वालों को अमन चैन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं बिहार में जो आए दिन घटना होता है, उसमें नक्सली वारदात हमारे यहाँ नहीं था, ये भी प्रारंभिक है। तो मैंने कहा कि हम चाहते हैं अमन चैन रहे, हमारा क्षेत्र, हमारा गांव हम जैसा रहते रहे, इसलिए मैं इनको मना किया कि कोई भी नक्सली में शामिल नहीं होगा। अगर इसकी सज़ा मुझे देना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि शर्त एक ही है। बहुत मुश्किल के बाद 3 बजे रात तक रखा, 10 बजे रात के ले जाने के बाद 3 साढ़े 3 बजे अंतिम में उसके कमांडर कौन आए, और सारे उनके नक्सली लोगों ने फिर लोगों ने कहा कि नहीं पूरे क्षेत्र में इसके लोग तो बहुत ज़्यादा मानते हैं इसको। इसका भीम कोड़ाके का में था? नहीं, भीम कोड़ाकू तो बहुत बाद में आया है। अच्छा। बहुत बाद में आया है। नहीं, ये सब बहुत बाद में है, उसके पहले की बात है। उस समय राहुल तिवारी जी वगैरह तक करते थे, उधर से आया करते थे। तब उसने ये मुझे कहा कि शर्त आपके साथ एक है कि आप इस गाँव को छोड़ के चले जाओ, और किसी पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं करोगे, किसी गाँव वाले को नक्सली में जाने से नहीं रोकोगे,
तभी आपको हम लोग जिंदा छोड़ सकते हैं, अन्यथा हम लोग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे मिशन का ये स्कीम तय हुई है। जान पजे तो लाखों पाए, मैंने कहा जो बोलो सब मंजूर, कहा पलट के देखोगे नहीं, और हाथ खोले उसी दिन मैंने वापस आया घर। पर इस वक्त तो आप अकेले नहीं थे, लरंग साय भाजपा के सांसद भी रहे हैं, उनके भी हथियार छीन लिए गए। कई ऐसे बहुत बाद में सारे हुए। हाँ, बट कई ऐसे विधायक हैं, सांसद हैं, कई ऐसे बड़े व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, सब अपने गांव छोड़ के, जमीन छोड़ के आके अंबिकापुर में रहते थे। वो दौर ही बहुत खराब था। नहीं, वो बहुत बाद में हुए। ये तो 2003 के 2 के आसपास शुरू हुए, 2000 के बाद। 99 से पहली शुरुआत हमारे यहाँ क्षेत्र से शुरुआत हमारी हुई थी। और उस समय जब फिर हम लोगों ने आया, फिर वो सरकार यहाँ गई, एसपी गए, बीसेक फोर्स लगाए, बोले आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जान बचे तो लाखों पाए। उस समय से मेरा रामानुजगंज आ गया, तब से जाने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे अमन चैन हुई। और फिर उस क्षेत्र के हम लोगों के लिए अमन चैन देने वाला सरकार तो क्या बोलें कि नहीं बोलें, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों के क्षेत्र में सरकार तो अगर कर लेती तो चारों तरफ कर ली होती। वहाँ एक एसपी कलूरी साहब गए, जो आजकल बस्तर के आईजी। हाँ जी। वो जब उसने गया तो सारे गांव में बाइक से घुमा और सारे लोगों को जगाया, स्वाभिमान जगाया, गोपनीय मीटिंग किया, और उन्होंने एक एक घर, सारे छोटे से बड़े सारे जनप्रतिनिधियों से मिल के उन्होंने कहा कि हम आपको अमन चैन देना चाहते हैं, आपकी मदद चाहिए हमें। उन्होंने बड़े गंभीरता से उस बात को कहा और एक एक जगह क्षेत्र का दौरा किया, और लोगों ने सारे लोगों से एक ही जबान लिया कि बोले हम कानूनी कार्रवाई भर से, सिर्फ किताब में लिखे कानून से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग की गोपनीय मीटिंग भी लिया, बल्कि मैंने ही उस दिन सुझाव उनको दिया था कि राक्षसों को मारने के लिए कोई कानून नहीं होता है, और कानून नियम से हटके आपको अगर करोगे तभी अमन चैन हम लोग को दे पाओगे, नहीं तो हम किसी को कोई हम लोग मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज मदद करेंगे कल हम लोग मारे जाएंगे। ये सारी बातें हुई, और उन्होंने सारे हमारे कार्यकर्ताओं का, हर गांव के कार्यकर्ताओं का नाम और एड्रेस लिया, और हर गांव में उन्होंने फ़ोन अवेलेबल उन्होंने दिया, उसमें WLL फ़ोन था, उसके माध्यम से दिया। उन्होंने कहा साहब हम किसी भी थानेदार के पास रिपोर्टिंग आपके लड़के नहीं करेंगे, आपके क्षेत्र के चाहे किसी भी दल के हों, किसी गांव वाले हमको सीधा बताएंगे और हम उस पर सीधा मिशन चलाएंगे, पहल करेंगे। और उसने बहुत अच्छा उसने काम किया। 23 इनकाउंटर उन्होंने किया, 23 में 2-3 इनकाउंटर तो सही में इनकाउंटर था, लेकिन नियम कानून से थोड़ा बायदाय होकर उसने किया, और हम लोग को अमन चैन दिया उसने। माओवाद निश्चित रूप से एक बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है। कांग्रेस पार्टी ने अपने PCC के तात्कालिक अध्यक्ष को भी इसी पे गंवाए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष को भी गंवाए हैं, और निश्चित रूप से चाहे लोकतंत्र में हिंसा किसी भी स्वरूप पे है वो वर्जित होना चाहिए। आप आमने सामने में आए इस हमारे कार्यक्रम में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस हिसाब से हमने आज बात की बृहस्पति सिंह से, एक बात है कि उन्होंने सन 99 में माओवाद के कब्जे में थे, उस दौरान की बातें की, साथ में जुझारूपन के साथ में लड़ने की बात की, और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से गरीबी से यहाँ तक पहुँचने का डगर रहा। आमने सामने में बस आज इतना ही। अगले अंक में फिर एक नए शख्सियत के साथ आपसे फिर बात करेंगे, तब तक हमें दीजिए विदाई।